किसी भी चुनाव को जीतने का असल मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ बड़े बड़े राष्ट्रीय वादों का खेल है या फिर इसकी जड़ें कहीं और ज्यादा गहरी हैं? देखिए, इन सवालों का जवाब हमें अक्सर राजधानियों की तेज तर्रार बहसों में नहीं मिलता, बल्कि देश की किसी एक विधानसभा क्षेत्र की मिट्टी में, वहां के लोगों की जिंदगी में मिलता है। तो आज हम दिल्ली के शोर से बहुत दूर हिमाचल प्रदेश की एक शांत सी सीट चिंतपूर्णी का एक फोरेंसिक विश्लेषण करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जमीनी हकीकत कैसे एक जनादेश को बनाती है और कैसे बिगाड़ देती है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की रफ्तार शहरों की तरह घड़ी से नहीं बल्कि मौसम के हिसाब से चलती है, जहां ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी आज भी खेती किसानी पर टिकी है और जहां आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों का सबसे बड़ा केंद्र मां चिंतपूर्णी का वो प्राचीन मंदिर है। ये है चिंतपूर्णी, हिमाचल के ऊना जिले की एक आरक्षित सीट। यह जीवन शायद बहुत सादा है, लेकिन यहाँ के लोगों की उम्मीदें, उनकी आकांक्षाएं बहुत गहरी और साफ हैं। अगर हमें चिंतपूर्णी के राजनीतिक मिजाज को वाकई समझना है तो हमें सबसे पहले उस बही खाते को खोलना होगा जो यहाँ की जनता अपने दिल में रखती है। ये कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, ये तो लोगों की उम्मीदों, उनकी शिकायतों और उनकी जरूरतों का एक कच्चा चिट्ठा है। और इसी बही खाते के आधार पर वो हर 5 साल में अपने नेताओं का हिसाब किताब करती है। इस बही खाते में क्या लिखा है? ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये सीधे चिंतपूर्णी के लोगों की आवाज है। उनकी सबसे बड़ी, सबसे पहली चिंता वो ग्रामीण सड़कें जो हर बरसात में टूट जाती हैं और उनके गांवों को बाकी दुनिया से लगभग काट देती हैं। फिर सवाल आता है स्वास्थ्य का, अस्पताल की यूनिट का काम जो सालों से रुका पड़ा है और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भारी कमी। और इसके बाद आती हैं रोजमर्रा की मुश्किलें, गर्मियों में पानी की किल्लत और बिजली की आंख मिचौली। और जब लोगों की जिंदगी में ये मुश्किलें हों तो वो चुप नहीं बैठते। लगभग 71% मतदान, ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ये बताता है कि चिंतपूर्णी का वोटर उदासीन नहीं है, वो सोया हुआ नहीं है, वो अपने हक को लेकर, अपनी जरूरतों को लेकर पूरी तरह से सजग है और वो अपने नेताओं से जवाबदेही चाहता है। उनका हर एक वोट दरअसल हर 5 साल में होने वाली एक बहुत ही शांत लेकिन बहुत शक्तिशाली समीक्षा है। तो लोगों की इन शिकायतों और उनकी इतनी जबरदस्त भागीदारी का नतीजा आखिर होता क्या है? इसका जवाब हमें चुनावी आंकड़ों में मिलता है। चलिए अब उन नंबरों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें क्या कहानी सुना रहे हैं। इस चार्ट पर बहुत ध्यान से नजर डालिए। साल 2017 में बीजेपी ने 55% से भी ज्यादा वोट शेयर के साथ एक बहुत बड़ी एक तरफा जीत हासिल की थी। लेकिन महज 5 साल बाद 2022 के चुनावों में उनका वोट शेयर गिरकर 45% से भी नीचे आ गया। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने 52% से ज्यादा वोट लेकर सत्ता में एक दमदार वापसी की। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये एक जबरदस्त राजनीतिक उलटफेर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सिर्फ 5 सालों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि सत्ताधारी पार्टी के वोट शेयर में लगभग 11% की इतनी बड़ी गिरावट आ गई? ये पहेली कैसे सुलझेगी? इसका जवाब खोजने के लिए हमें राजनीति की सतह से थोड़ा और गहरा उतरना होगा। इस जनादेश का अगर हम विश्लेषण करें तो एक बात साफ हो जाती है, इसका जवाब किसी एक नेता के चेहरे या उसके भाषणों में नहीं है, बल्कि शासन के तौर तरीकों और व्यवस्था से जुड़े मुद्दों में छिपा है। ये किसी एक उम्मीदवार की हार जीत से कहीं ज्यादा बड़ी कहानी है। और यहीं हमें हमारे संवैधानिक मूल्यों को भी याद रखना चाहिए। जब एक वोटर बिना किसी दबाव के अपनी रोजमर्रा की समस्याओं के आधार पर वोट करता है तो वह सिर्फ अपना प्रतिनिधि नहीं चुनता, बल्कि अपनी गरिमा और एक जिम्मेदार नागरिक संवाद की नींव को भी मजबूत करता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये चिंतपूर्णी के चुनावी इतिहास के एक पेंडुलम की तरह है। सत्ता यहां कभी स्थिर नहीं रही, वो लगातार एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बीच झूलती रही है। ये क्लासिक स्विंग सीट की मिसाल है, जहां लहरें बहुत तेजी से बनती और बदलती हैं। और इस पेंडुलम को झुलाने वाली एक बहुत ही शक्तिशाली ताकत है। उस ताकत को हम राजनीतिक भाषा में कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, यानी सत्ता विरोधी लहर। आसान भाषा में इसका मतलब है जब जनता मौजूदा सरकार के काम से खुश नहीं होती, खासकर अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर, तो वो उसे बदलने के लिए वोट करती है। अब जरा पिछली स्लाइड की टाइमलाइन को याद कीजिए और लोगों की शिकायतों की लिस्ट को भी। 2017 में बीजेपी जीती, लेकिन जब 5 साल में जमीनी मुद्दे हल नहीं हुए तो 2022 में लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यही है एंटी इनकम्बेंसी का जमीनी असर। यहां पर एक गवर्नेंस गैप बिल्कुल साफ दिखाई देता है, मतलब सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई।
एक तरफ थी केंद्र की बड़ी योजनाएं, जैसे मंदिर के विकास के लिए 56 करोड़ से ज्यादा का फंड या फिर नेशनल हाईवे को बेहतर बनाने का प्रोजेक्ट। लेकिन दूसरी तरफ थी आम आदमी की हकीकत, टूटी फूटी सड़कें, बंद पड़ी एक कैंसर यूनिट और पानी बिजली की लगातार किल्लत। जब लोगों की रोजमर्रा की परेशानियां ही दूर नहीं होती तो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय परियोजनाएं भी अपना असर खो देती हैं और सरकार पर से भरोसा कम होने लगता है। और इस क्षेत्र का विश्लेषण भी इसी बात पर मोहर लगाता है। यहाँ के स्विंग वोटर्स, खासतौर पर अनुसूचित जाति के समुदाय के लोग, अपनी वफादारी किसी एक पार्टी से बांधकर नहीं रखते। वो अपनी वफादारी इस आधार पर तय करते हैं कि उनके तत्काल उनके सबसे जरूरी मुद्दे कौन हल कर रहा है। वो वादों पर नहीं बल्कि जमीन पर हुए काम के नतीजों पर यानी डिलीवरी पर वोट देते हैं। और यहीं पर चिंतपूर्णी का वोटर अपनी गहरी राजनीतिक समझ का परिचय देता है। सोचिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने राज्य सरकार के लिए कांग्रेस का विधायक चुना, लेकिन महज 2 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने केंद्र सरकार के लिए बीजेपी का सांसद चुना। ये कोई भ्रम या कंफ्यूजन नहीं है, ये उनकी सोच की स्पष्टता को दिखाता है। वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि राज्य के स्थानीय मुद्दे अलग हैं और देश के राष्ट्रीय मुद्दे अलग हैं, और वे उसी हिसाब से अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से आगे का रास्ता क्या है? अगर कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो कोई भी हो, चिंतपूर्णी के लोगों का भरोसा दोबारा जीतना चाहता है, तो उसके लिए एक ठोस, एक कारगर रणनीति क्या हो सकती है? चलिए अब इस भरोसे को दोबारा बनाने के ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। भरोसा एक दिन में नहीं बनता, उसे कमाना पड़ता है। ये एक 90 डेज का एक्शन प्लान है, भरोसे की सीढ़ी। पहला कदम एसेस एंड आउटरीच, मतलब जनसंवाद जैसे कार्यक्रम करके सीधे लोगों के बीच जाना, उनकी बातें सुनना, उनकी जरूरतों को समझना। दूसरा कदम डिप्लॉय एंड इम्प्लीमेंट, मतलब हेल्थ कैंप लगवाने या सड़कों की तत्काल मरम्मत जैसे काम शुरू करना जो लोगों को तुरंत दिखाई दें। तीसरा कदम कंसोलिडेट एंड कम्युनिकेट, यानी लोगों की शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेने वाली टीम बनाना और काम कितना आगे बढ़ा इसकी जानकारी लगातार लोगों को देना। और आखिरी कदम मोबिलाइज, यानी मतदान के दिन तक लोगों से अपना संपर्क बनाए रखना। इस पूरी रणनीति के केंद्र में लोगों की प्राथमिकताएं होनी चाहिए। सबसे पहले रेड हीट मुद्दे, यानी वो मुद्दे जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, सड़कें और स्वास्थ्य। फिर ऑरेंज हीट मुद्दे, पानी और बिजली। इसके साथ ही सरकारी फंड के इस्तेमाल में पूरी पारदर्शिता रखना, शिकायतों के लिए एक सीधा सिस्टम बनाना जहां लोग अपनी बात कह सकें और उन्हें जवाब मिले, और लोगों तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना, ये बहुत जरूरी है। और जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत लोगों की निजता और उनकी सहमति का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संवाद का मतलब सिर्फ जानकारी लेना नहीं, बल्कि सम्मान के साथ रिश्ते बनाना है। तो आखिर में चिंतपूर्णी के इस पूरी चुनावी कहानी से हमें सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या मिलता है? ये कहानी हमें हमारे लोकतंत्र की आत्मा के बारे में क्या सिखाती है? सबक ये है कि एक लोकतंत्र में वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये जनता द्वारा अपने नुमाइंदों का एक परफॉर्मेंस रिव्यू है जो हर 5 साल में होता है। हर 5 साल में जनता अपना वो बही खाता खोलती है, वादों और हकीकत का मूल्यांकन करती है और अपना फैसला सुनाती है। और यही जवाबदेही, यही हिसाब किताब हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत ताकत है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।